हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक रहेगा, आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। ठीक है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, ये किसने बताया पहली बार। देखिए पहले ऑप्शन लिख देता हूं मैं, क्या है पहला ऑप्शन, क्या है देखिए, न्यूटन। दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो। तीसरा ऑप्शन देखिए कॉपरनिकस। और चौथा ऑप्शन है आपका टॉलमी। देखिए क्या है, पहले तो बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं रही जिसमें ये कन्फ्यूज़न रहा कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है या कोई और ऐसा कोई थ्योरी है। लेकिन कुछ ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये क्लियर किया, ये बताया कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। सबसे पहले देखो, ये बात बोली थी, ये बात बताई थी कॉपरनिकस ने कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ, ये पृथ्वी है और सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है। ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ चक्कर काटती है। ये सबसे पहले बताया कॉपरनिकस ने क्लियर किया। उससे पहले गैलीलियो ने भी थोड़ा आइडिया लगाया, है ना। तो यहाँ जो न्यूटन लिखा हुआ है, न्यूटन के बारे में हमें पहले पता है कि इन्होंने फोर्स के बारे में बताया था, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके बारे में बताया था। और इसके साथ इन्होंने बताया था न्यूटन्स, ये बताया था भाई गति के जो नियम, जिसको हम बोलते हैं गति के नियम, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन जो बताए थे, लॉ ऑफ मोशन जो बताए थे वो भी न्यूटन साहब ने बताया था। साथ में न्यूटन साहब ने प्रिज्म के बारे में बताया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें न्यूटन साहब ने बताई। गैलीलियो के बारे में भी सबको पता है, इन्होंने एक बुक लिखी और हमारे बहुत बड़े खगोल शास्त्री रहे हैं, ये खगोल शास्त्री रहे, ठीक है। दूरबीन बनाया इन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई, ठीक है। कॉपरनिकस के बारे में तो हमने बता ही दिया कि इन्होंने ये सबसे पहले बताया। टॉलमी का देखो, टॉलमी भी एक खगोलवेता थे, ठीक है, खगोलवेता भी थे। साथ में टॉलमी ने ये बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटती है कितने दिनों में, ये पृथ्वी के चारों तरफ, ये इन्होंने बताया सबसे पहले टॉलमी ने, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है जो जिससे हमें ये पता लगा कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। कितने दिनों में चक्कर काटती है? 365 दिन और कुछ सेकंड, कुछ मिनट लेकर वो चक्कर काट रही होती है। तो ये बताया सबसे पहले कॉपरनिकस ने। इस पे निशान लगाओ और इसको याद करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो ये प्रीवियस पेपर जो आपके हरियाणा में हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रिपीट हो जाएं दोबारा से। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई वस्तु, कोई पिंड, कोई वस्तु लगाओ, कोई पिंड लगाओ। ये इसका टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, ये इस पिंड को 4 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया है और इस 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसको तैरता हुआ बताया गया। बाद में उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री कर दिया गया। जिस लिक्विड में ये तैर रहा था उसका टेम्परेचर बाद में 100 डिग्री कर दिया गया। अब इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देखें,
तो ABC करके आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे। उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि तापमान की बात करी है, लिक्विड के तापमान की बात करी है, तो लिक्विड के तापमान जैसे ही आप बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं तो उसमें एक चीज पर प्रभाव पड़ता है, वो आपकी होती है डेंसिटी। ठीक है, जब किसी लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर जो है, तापमान आपने बढ़ा दिया, तापमान आपने थोड़ा सा भी उसका बढ़ा दिया, तो उसकी डेंसिटी घटना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही डेंसिटी घटती है किसी की, उसमें जो भी तैर रहा हो, कोई भी जो भी आइटम उसके अंदर तैर रहा होता है, फिर वो उसके डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो वस्तु थी, जो पिंड था, 4 डिग्री के बाद जब टेम्परेचर उस लिक्विड का बढ़ा दिया गया, 100 डिग्री कर दिया गया, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। डेंसिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। इसका मतलब ये हुआ, डेंसिटी से क्या मतलब है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई टाइम, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब 1 क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर कितना मास किसी भी चीज का होता है, उसको उसका डेंसिटी बोला जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका जो लिक्विड का फॉर्म है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी घट जाएगी। अब डेंसिटी घटेगी तो उसके अंदर जो भी चीज़ रखी होती है वो पार्शियली थोड़ी सी और डूब जाएगी, तो वो कहेंगे थोड़ी और डूब जाएगी। ठीक है, डूब जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में देख लेना, कहीं भी डूब रही होगी वो चीज़ तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी का घटना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे देखिए कैसा क्वेश्चन है, साथ साथ उतारते जाइए। देखिए, चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। 1.3 सेकेंड, बी ऑप्शन देखिए 12.5 सेकेंड, सी ऑप्शन देखिए 1 मिनट, और डी ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है 52 सेकेंड्स। ये ऐसे करके दे रखे हैं भाई, 4 अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। और ये पूछता है कि चंद्रमा के प्रकाश को धरती तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, ये पूछ रहा है। तो कैसे पता लगेगा? देखिए ऑप्शन से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, अगर इससे आइडिया ना लगे तो हम चलते हैं सीधा प्रकाश के ऊपर। कहां चलते हैं? प्रकाश। और प्रकाश का गति आपको पता है, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा मीटर में है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। इसका मतलब 3 लाख और ये 1000 हो गया, तो ये किलोमीटर में बदल देंगे। इस 1000 को हम किलोमीटर में बदल देते हैं, लगभग 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है। तो 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति, प्रकाश की जो किरणें पहुंचती हैं हमारे तक पहुंचती है। लेकिन आपको ये पता होगा कि ये हमारी अर्थ है, ये क्या है? हमारी अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो आपका मून है वो चक्कर काट रहा है। ये मून है आपका चंद्रमा, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है ना, ये जो दूरी है ये है 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। तो यहां से आपको एक आइडिया लगेगा। देखिए ये मून है और ये अर्थ, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है? 3,84,000 किलोमीटर। और हमारी जो लाइट है वो चलती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो आइडिया लग गया होगा, 1 सेकंड तो वैसे ही ले रही है। देखो 3 लाख है, 3 लाख इसके अंदर है, 1 सेकंड ले रही है ना, बाकी रह गया 84,000 किलोमीटर। इसमें कितना ले लेगी ज़्यादा से ज़्यादा? 1 सेकंड का लगभग तीसरा हिस्सा, 1 सेकंड का तीसरा हिस्सा, लगभग 1.3 अप्रॉक्सीमेट इतना समय लेती है। देखो इतना टाइम लेगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 1.3 सेकेंड। अगर ऐसे ना करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, ठीक है। ये आप काटेंगे तो ये आपको पता है ये कितने पे कट जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 3,84,000 है, और इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 28 अप्रॉक्सीमेट। इसको लिख सकते हैं 1.3 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट, ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता लग जाएगा कि चंद्रमा से पृथ्वी तक जो लाइट है पहुंचती है वो कितना टाइम लेगी, लगभग 1.3 सेकेंड के आसपास लेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, साथ में नोट्स बना लें और पढ़ लें आराम से, रिवाइज भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, रोड और रेल परिपथ जो है उनके वक्र जो हैं उनका झुकाव हमें क्या प्रदान करता है। रेल है, रोड आपने देखे होंगे, एक किनारे से थोड़े से उठे हुए होते हैं, उस पर रोड पे गाड़ियाँ जाती हैं, वो एक तरफ से थोड़ी सी झुकी हुई सी महसूस होती है, कहीं मोड़ आ गया वहाँ थोड़ी सी बैंक्ड है, झुकी हुई सी है। ये क्या कारण है उसका, ऐसा क्यों बनाया जाता है। देखिए किसी भी ये बेसिकली तो हादसों से बचाने के लिए है, और दूसरा ये है कि उस पर लगता है फ्रिक्शन। जब रोड पे गाड़ी चलती है, बाइक चलता है, जब मोड़ आता है तो उसका फोर्स जो होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, और उस स्ट्रेट लाइन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा बेंड करने के लिए उसको थोड़ा सा बैंक्ड कर देते हैं, किनारा थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, ताकि उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको बैलेंस करके उस रोड के ऊपर रखे, वरना वो गाड़ी बाहर भी जा सकती है रोड से बाहर, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है फोर्स का वो सीधा होगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जब वो गाड़ी भाग रही होती है ना, तो वो ऐसे भाग रही होती है तो उसका फोर्स जो होता है इस डायरेक्शन में होता है। इसको इस रोड पे रखने के लिए यहाँ ये किनारा जो होता है ना, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देते हैं, इसको बैंक्ड कहते हैं, बैंकिंग, बैंक्ड रोड ऐसा बोला जाता है। ये कहानी है इसकी। साथ में इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की। किस प्रकार का फोर्स है, देखो आपका ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। दूसरा उपकेंद्रीय बल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, कोणीय बल, कोणीय बल। ये देखिए कोणीय वेग है, सॉरी कोणीय वेग। तो इस प्रकार की सिचुएशन में आप ध्यान से देखें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बेसिकली इसमें ऑप्शन आपका आंसर रहेगा अभिकेंद्रीय बल, अंदर की तरफ लगने वाला बल। अभिकेंद्रीय बल कौन सा होता है, अंदर की तरफ लगने वाला बल। अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लगने वाला बल, लगने वाला बल। क्या है ये बल, अंदर की तरफ कैसे लग रहा है, देखो जब भी कोई चीज किसी सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ है ये, और सर्कुलर पाथ में वो किसी गति v गति से भाग रही है, गतिमान है, क्या है, गतिमान, v गति से भाग रही है, गतिमान है, और इसका रास्ता जो है वो सर्कुलर है। तो इस रास्ते पे इसको बनाए रखने के लिए अंदर की तरफ एक बल लगता है F, ये r डिस्टेंस है, अंदर की तरफ एक बल लगता है, ये r इसका रेडियस है, त्रिज्या जिसको आप कहते हैं। तो इसकी गति को गतिमान रखने के लिए अंदर जो फोर्स लगता है, जैसे कि हमें पता है गतिमान रखने के लिए एक फोर्स लगता है जिसको मास इनटू एक्सेलरेशन कहते हैं हम लोग। इसको गतिमान रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये अंदर एक फोर्स महसूस करते हैं, एक फोर्स महसूस करते हैं। उस फोर्स का नाम है अभिकेंद्रीय, केंद्र की तरफ लगने वाला बल, केंद्र की तरफ लगने वाला बल, ठीक है। यहां जो एक्सेलरेशन पैदा होगा गतिमान वस्तु के ऊपर अंदर की तरफ, यहां फोर्स लगेगा, इधर भी अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे भी अगर फोर्स लगेगा वो भी अंदर की तरफ लगेगा, और इसकी गति क्या है, v। इस गति को अंदर की तरफ ही बनाए रखने के लिए एक बल लग रहा है, उसका नाम है अभिकेंद्रीय बल, और उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है v² बाई r, जितना ये रेडियस होगा
वो v²। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख देंगे, v²/r। तो इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बहुत ज़रूरी फोर्स है, किसी भी वस्तु को, गतिमान वस्तु को एक सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी फोर्स है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, साथ में क्या है, इसमें एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय। ये बाहर की तरफ लगने वाला, बाहर की तरफ लगने वाला बल है, बाहर की तरफ लगने वाला बल होता है भाई। ठीक है, देखिए अब बाहर की तरफ लगने का मतलब क्या है, बाहर की तरफ कैसे लगता है, देखिए एग्जाम्पल इसके देखेंगे। एग्जाम्पल में आप इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं अभिकेंद्रीय बल का। देखो जैसे आपने देखा वॉशिंग मशीन देखी होगी। वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धुलते हैं, वॉशिंग मशीन देखिए आप, सबके घरों में होता है वॉशिंग मशीन। और कपड़े किस प्रकार से धुल जाते हैं, आपने वॉशिंग मशीन का स्ट्रक्चर आपने देखा हो ध्यान से, तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे ये आपका वॉशिंग मशीन है और ये थोड़ा खुरदरा आपको दिखेगा, थोड़ा सा खुरदरा है ना, तो खुरदरा है, इसके अंदर कपड़े डाले हुए हैं और ये घूमेगा, और घूमेगा तो इस पे लगा है अपकेंद्रीय बल, मतलब बाहर की तरफ। इसमें जो कपड़े होते हैं वो बाहर भागने की कोशिश करेंगे, जो कपड़े होते हैं वो कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाहर का सरफेस क्या है, थोड़ा सा खुरदरा है, तो ये खुरदरा सरफेस है और इसके ऊपर बाहर ये भागने की कोशिश करते हैं और घुमाता भी है साथ में, तो ये पूरे सरफेस के ऊपर ऐसे रगड़ खाते रहते हैं, जिसके तरीके से ये सारे कपड़े क्या हो जाते हैं, इसमें ये धुल जाते हैं, इनका मैल निकल जाता है। कारण क्या है, ये बाहर की तरफ फ्रिक्शन लगता है, इसके ऊपर घर्षण लगता है ना, इसकी वजह से, इसके सरफेस की वजह से, सरफेस की वजह से क्या लगता है, घर्षण लगता है। इस वजह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है, अपकेंद्रीय बल बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे दूध से आप मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकालने का भी यही तरीका है, अपकेंद्रीय बल। आप जो भी तरीका अपनाते हैं उससे मक्खन बाहर आ जाता है, तो वो तरीका भी किसकी वजह से हुआ, अपकेंद्रीय बल की वजह से। तो ये है अपकेंद्रीय बल जो बाहर की तरफ लगता है, और एक होता है अभिकेंद्रीय जो अंदर की तरफ लगता है। साथ में देखें एक कोणीय वेग है, देखिए ये कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग किसी भी सर्कुलर पाथ में, जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, ये एक है ना, और ये केंद्र होता है, इस केंद्र के बाहर जो सर्कुलर पाथ है, कोई वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चलती है तो उसकी कुछ गति होगी, और उसकी गति को कहा जाता है ओमेगा। ये ओमेगा यहाँ ये लेंथ कवर करके यहाँ तक पहुँचती है और कुछ थीटा बनाती है। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से इसको बोला जाता है, कोणीय दूरी जिसको हम कह सकते हैं, कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा, कोणीय विस्थापन कह सकते हैं, कोणीय विस्थापन कह सकते हैं। तो इसकी कुछ गति है वो है ओमेगा, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, लेकिन ये कोणीय भाग बनाते हुए सर्कुलर पाथ पर जाता है। तो इस गति को कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कोणीय वेग, हिंदी में कोणीय वेग, अंग्रेजी में इसको एंगुलर वेलोसिटी। ये किसके बराबर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जितना बनाएगा, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री, 2 पाई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 पाई पूरा 360 भी हो सकता है, तो पूरा 360 भी घूम सकती है वस्तु। तो एंगुलर वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, थीटा बनाते हुए, थीटा डिस्प्लेसमेंट करते हुए, टी टाइम लेते हुए कोई वस्तु अगर किसी सर्कुलर पाथ में घूम जाती है तो उसको कहा जाता है कोणीय वेग। क्या कहा जाता है, कोणीय वेग। यह है आपका क्वेश्चन।